Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. So in our previous videos of neural networks, we have learned about what are single layer neural networks and what are multi-layer neural networks. In this video, we will be discussing about fitting any neural network and about backpropagation. So let's begin. So fitting a neural network means adjusting the network parameter so that its predictions match the training data as closely as possible. So हमें पता है नाउ कि न्यूरल नेटवर्क्स में कौन से हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं. एक पैरामीटर होता है हमारा दी वेट्स एंड दूसरा पैरामीटर होता है हमारा दी बायसेस. राइट, ये दो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क में, चाहे आपका सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क हो या मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क हो. नाउ जो भी हमारा एक्चुअल डेटा है, राइट, जो भी हमारा फीचर्स हैं उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर हमें ये चाहिए, हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग अबाउट एनी काइंड ऑफ मॉडल, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी मेरी प्रिडिक्टेड आउटपुट होती है वो मेरी एज क्लोज होनी चाहिए एज द एक्चुअल आउटपुट. राइट, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द प्रिडिक्टेड आउटपुट वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. राइट, अगर मुझे एज क्लोज एज पॉसिबल मिल जाए प्रिडिक्टेड आउटपुट का रिजल्ट टू विद माई एक्चुअल आउटपुट, तो ये हम कहेंगे कि जो मेरा मॉडल है वो अच्छा मॉडल है. राइट, नाउ अगर हम चाह रहे हैं कि जो मेरी प्रिडिक्शंस आए वो मेरे ट्रेनिंग डेटा से, जो मेरी एक्चुअल आउटपुट है उससे एज क्लोज हो, तो हम एक्चुअल फीचर्स को तो चेंज नहीं कर सकते डेटा का, बट हम किसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमारी प्रिडिक्शंस क्लोज आए, जो मेरे नेटवर्क पैरामीटर्स हैं. राइट, तो यही हम फिटिंग अ न्यूरल नेटवर्क में हम देखेंगे कि कैसे हमें नेटवर्क पैरामीटर्स को एडजस्ट करना है ताकि मेरी जो प्रिडिक्शंस आए वो एज क्लोज आए एज पॉसिबल विद माई ट्रेनिंग डेटा. राइट, सो बेसिकली यही मेरे जो पैरामीटर्स है, यही पैरामीटर्स मेरे डिसाइड करते हैं कि हाउ इनपुट डेटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रिडिक्शंस. कैसे हमने हमारे इनपुट डेटा को ट्रांसफॉर्म किया है इन प्रिडिक्शंस, वो हमें पता चलता है थ्रू दीज वेरियस पैरामीटर्स जो हमारे मॉडल में है. दैट मीन्स माई वेट्स एंड माई बायसेस. लाइक अगर हम इसको ऐसे समझे, सपोज किसी टीचर को प्रिडिक्ट करना है स्टूडेंट्स का एग्जाम स्कोर, राइट, और उसके पास क्या क्या फीचर्स है प्रिडिक्ट करने के लिए. टीचर हैज फीचर्स, लेट्स से स्टडी आवर्स, देन अनदर फीचर इज अटेंडेंस and the another feature is previous grades. अब इनिशियली जब टीचर ने ये एग्जाम के स्कोर को स्टूडेंट वाइज प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया, तो उसको नहीं पता था कि कौन से फीचर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है. तो इनिशियली हमने रैंडमली गेस किया कि स्टडी आवर्स को लेट्स से हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय वेट 5, अटेंडेंस को उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय वेट 4, एंड प्रीवियस ग्रेड्स को उससे थोड़ी और ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उसको लेट्स से बाय अ वेट ऑफ 6. राइट, बट जैसे जैसे हम इन की परफॉर्मेंस टेस्ट करते जाएंगे और हमारे वेरियस स्टूडेंट्स पे उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करते जाएंगे कि क्या ऐसा करने से जो मेरी प्रिडिक्टेड आउटपुट आ रही है वो उनके एक्चुअल स्कोर से के क्लोज है या नहीं, तो हमें पता चलेगा कि इन वेट्स को हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि ये हमारी एक्चुअल आउटपुट के क्लोज आए. राइट, अगर मेरा ये वेट्स देके प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हम इन वेट्स को उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेंगे. राइट, तो यही हम करना चाह रहे हैं फिटिंग अ न्यूरल नेटवर्क में. हम ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे हम इन वेट्स को एडजस्ट करें, कैसे हम अपने बायसेस को एडजस्ट करें ताकि मेरी प्रिडिक्टेड आउटपुट एज क्लोज आए विद माय एक्चुअल आउटपुट. राइट, Now let's see these parameters of a neural network in detail. तो मेरे पास दो टाइप के पैरामीटर्स हैं. एक तो है मेरे पास बीटा 1, बीटा 2 अप टू सम बीटा के, और एक है मेरे पास दी वेट्स, डब्ल्यू के वेट्स विच स्टार्ट फ्रॉम WK0, WK1 सो ऑन अप टू WKP. राइट, ये मेरे दो टाइप के पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं न्यूरल नेटवर्क में. अब ये जो बीटाज हैं ये क्या है, ये मेरे आउटपुट लेयर के पैरामीटर्स हैं. राइट, आउटपुट लेयर पैरामीटर्स. ये बेसिकली क्या करते हैं, जो भी मेरी हिडन लेयर की आउटपुट्स होती हैं उसको कनेक्ट करते हैं विद माय फाइनल आउटपुट. इन दोनों के बीच में जो वेट्स होते हैं वो होते हैं ये बीटास. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने न्यूरल नेटवर्क्स को डिस्कस किया था. एंड ये जो मेरे WKs होते हैं ये क्या होते हैं, ये मेरे हिडन लेयर के पैरामीटर्स होते हैं. हिडन लेयर पैरामीटर्स बेसिकली ये वो वाले वेट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द हिडन लेयर न्यूरॉन्स. राइट, इनके बीच में जो ये वेट्स होते हैं वो होते हैं ये WK. राइट, तो इस तरीके से मेरे दो टाइप के ये पैरामीटर्स होते हैं. अब जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या होता है,
हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है न्यूरल नेटवर्क का, या बेसिकली हमें क्या करना है, ये हमने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। हम क्या करते हैं, जो भी मेरे एक्चुअल आउटपुट है लेट्स से, उसका डिफरेंस देखते हैं विद माय प्रिडिक्टेड आउटपुट, राइट, यही हम करते हैं। तो उसी तरीके से हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा फॉर द न्यूरल नेटवर्क, कि हमें मिनिमाइज करना है द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द प्रिडिक्टेड आउटपुट। तो बेसिकली हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ये हमने दो पैरामीटर्स ले लिए जो मेरे न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं, i इक्वल्स टू 1 से n, एक्चुअल आउटपुट है लेट्स से मेरी yi, और ये जो मेरी fxi है ये है मेरी प्रिडिक्टेड आउटपुट। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है फॉर दिस न्यूरल नेटवर्क। वही चीज है जो हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था फॉर आवर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं द मॉडल वांट्स टू मेक द प्रिडिक्टेड वैल्यूज एज क्लोज एज पॉसिबल विद माय एक्चुअल वैल्यूज, राइट। सो ये जो मेरी yi है दिस इज माय एक्चुअल वैल्यू, एंड ये जो मेरी fxi है ये डिनोट कर रही है मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ न्यूरल नेटवर्क, राइट। अब स्क्वायर्ड एरर हम क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर्ड एरर हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हम स्क्वायर्ड एरर्स को इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि जो भी मेरे लार्ज वेट्स है उनको हम अकॉर्डिंगली पेनलाइज करें, राइट। अब एक बार इस fxi को भी देख लेते हैं। fxi क्या है, मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है न्यूरल नेटवर्क की। कैसे प्रिडिक्टेड वैल्यू निकलेगी हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क एंड मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल नेटवर्क प्रिडिक्शन फंक्शन, न्यूरल नेटवर्क का प्रिडिक्शन फंक्शन क्या है, ये fxi, इसकी वैल्यू क्या होगी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज बीटा नॉट प्लस समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू k, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ मेरे न्यूरॉन्स हैं, देन बीटा k दैट मीन्स बायस टर्म बिटवीन द हिडन लेयर न्यूरॉन्स एंड द आउटपुट लेयर मल्टीप्लाइड बाय द एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है मेरा, g से डिनोट कर रहे हैं, और एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है मेरा, वेटेड सम ऑफ द इनपुट फीचर्स। तो ये मेरे वेट्स हैं डिपेंडिंग मेरे कितने फीचर्स हैं, दिस इज wkj एंड xij लिख लेते हैं, xij, राइट। सो दिस इज माय न्यूरल नेटवर्क प्रिडिक्शन फंक्शन। नाउ जब भी हमें न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना होता है तो एक मेजर इश्यू आ जाता है, दैट इज कि ये जो मेरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हम किसी फीचर को या तो मिनिमाइज कर रहे हो या मैक्सिमाइज कर रहे हो। यहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्यों हमसे कह रहे हैं, क्योंकि हम किस चीज को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, जो मेरा डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू, उस डिफरेंस को हम क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, राइट। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर मिनिमाइज। सो दिस मेक्स इट अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो अब न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना हमारे लिए क्यों डिफिकल्ट प्रोसेस है, बिकॉज this optimization problem is non-convex. Optimization problem is non-convex. Non-convex का क्या मतलब होता है, non-convex basically means that the error surface has many valleys and hills. बेसिकली क्या मतलब है, लेट्स से जो भी हम अपने न्यूरल नेटवर्क को जब फिट कर रहे हैं, राइट, तो लेट्स से इस टाइप से हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ वैलीज एंड हिल्स। हमें क्या जाना है, हमें जाना है हमारे ग्लोबल मिनिमम पे। ग्लोबल मिनिमम क्या होगा, ये वाला वैल्यू जो सबसे लोएस्ट वैल्यू पे होगा, राइट। बट बीच में इतने सारे मेरे को और ज्यादा लोएस्ट पॉइंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ग्लोबल पे ये मेरा ग्लोबल है या ये मेरा लोकल है, राइट। तो बेसिकली ये वाले पॉइंट्स तो क्या है, सारे ये वाले सारे पॉइंट्स मेरे लोकल मिनिमम पे आते हैं, बट हमें किस पे जाना है, हमें ग्लोबल मिनिमम पे जाना है, राइट। सो ये टाइप की मेरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इसी वजह से नॉन कॉन्वेक्स है, बिकॉज द एरर सर्फेस हैज मेनी वैलीज एंड हिल्स। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट्स से हम अगर एक माउंटेन लैंडस्केप के बारे में डिस्कस करें, लेट्स से अगर हम इस डायग्राम को एज अ माउंटेन लैंडस्केप समझे, राइट। अब नाउ आई वांट टू रीच द लोएस्ट वैली, but in my process of reaching the lowest valley there are many small valleys in between, right, in between the way of reaching my lowest valley. तो क्या होगा, जो मेरी लोएस्ट वैली है ये तो मेरी ग्लोबल मिनिमम है,
बट ये जो मेरी छोटी वैलीज हैं, स्मॉलर वैलीज हैं, ये मेरी लोकल मिनिमम है। तो जो मेरी लर्निंग एल्गोरिथम होती है, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम वेयर इट कैन गेट स्टक इन दिस लोकल मिनिमम एंड कैन नॉट रीच द ग्लोबल मिनिमम बिकॉज ऑफ दीज वैलीज एंड हिल्स, राइट? So that is why this optimization problem is a non-convex. अब दो मेरी स्ट्रैटेजीज होती हैं जब भी हमें न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना होता है. One strategy is, the first strategy is my slow learning and the second strategy is my regularization. रेगुलराइजेशन के बारे में हमने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे बेसिकली हम लासो या रिज रिग्रेशन यूज करते हैं एंड वेट्स को डिपेंडिंग उनकी कितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग पेनलाइज करते हैं. सो लार्ज वेट्स आर बेसिकली पेनलाइज मोर एंड लेस वेट्स आर पेनलाइज लेस. अब इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्लो लर्निंग के बारे में, विच इज माई ग्रेडियंट डिसेंट. स्लो लर्निंग इज नोन एज माई ग्रेडियंट डिसेंट, राइट? सो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का क्या मतलब है? ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? एक तरीके की एल्गोरिथम है विच इज यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन. सो बेसिकली ये आइटरेटिवली काम करता है. कैसे काम करता भी हम देखते हैं इसको. नो लॉस फंक्शन कौन सा है? लॉस फंक्शन है ये वाला जो भी हमने डिस्कस किया. तो इस लॉस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है. और कैसे? और मिनिमाइज करने में कौन हमारी मदद करता है? द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम. बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का काम ये होता है कि हर एक स्टेप पे वो ये देखे कि एल्गोरिथम उस डायरेक्शन में मूव कर रही है नहीं कर रही जहां पे मेरा ये एरर जो हो रहा है वो मिनिमाइज हो रहा है, राइट? सो बेसिकली द वर्क ऑफ दिस एल्गोरिथम इज at each step the gradient descent algorithm moves in the direction that reduces this error, right? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट्स से अगर हम एक माउंटेन ट्रेकिंग पे गए हैं, राइट? अब माउंटेन ट्रेकिंग पे हमें लेट्स से ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है. वी हैव बीन ब्लाइंड फोल्डेड ऑन अ माउंटेन. अब बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड हमारा गोल क्या है? दैट आई हैव टू रीच द लोएस्ट पॉइंट. आई हैव टू रीच द लोएस्ट पॉइंट ऑन दैट माउंटेन, राइट? नाउ आप चढ़ना शुरू करते हो, आपको स्लोप मिलता है. जैसे ही आपको स्लोप मिलता है यू टेक द स्मॉल स्टेप्स डाउन हिल. जैसे हमें स्लोप मिला यू फील द स्लोप एंड यू टेक स्मॉल स्टेप्स डाउन हिल. देख हमें कुछ रहा नहीं है बिकॉज वी हैव बीन ब्लाइंड फोल्डेड. सो लोएस्ट पॉइंट पहुंचने के लिए हमें जैसे ही स्लोप मिलता है वी फील द स्लोप, वी टेक स्मॉल स्टेप्स डाउन हिल, राइट? एंड इवेंचुअली एट अ पॉइंट बाय डूइंग दिस प्रोसेस वी अल्टीमेटली रीच अ वैली, राइट? सो इसी तरह ग्रेडियंट डिसेंट काम करती है. उसे लगता है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ तो वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है जहां पे उसे लग रहा है कि हाँ मेरे को यहाँ पे वैली मिलेगी या जहां पे मेरा जो एरर है वो रिड्यूस हो रहा है, राइट? सो बेसिकली अब ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी मेरे पैरामीटर्स होते हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं एक वेक्टर में जिसे हम कह रहे हैं थीटा, राइट? सो अब बेसिकली जो हमने अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा था, कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा था? ये वाला, राइट? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थीटा. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिप्रेजेंटेशन. क्या कर रहे हैं हम? जितने भी मेरे पैरामीटर्स हैं, ऑल पैरामीटर्स आर ग्रुप्ड इनटू वन वेक्टर विच इज नोन एज थीटा. अब अगर जितने भी पैरामीटर्स को मैंने ग्रुप कर दिया इस वेक्टर में थीटा, तो मेरा लॉस फंक्शन की इक्वेशन क्या बन गई? पहले क्या थी यहाँ पे? मिनिमाइज दिस डब्ल्यू के बीटा. अभी जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब थीटा से, राइट? तो इसको मैं लिख लेती हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लेट मी राइट ओवर हियर दिस आर थीटा, राइट?
दिस इज इक्विवेलेंट टू, रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला हमारा सेम रहता है, बस हमने पैरामीटर्स को ग्रुप कर दिया। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? मेरे वेट्स एंड बाइसेस, उनको हमने ग्रुप कर दिया थीटा में, रेस्ट द इक्वेशन रिमेन सेम। सो दिस इज हाफ समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n y ऑफ i माइनस f ऑफ xi का होल स्क्वायर, राइट? सो हाफ summation of I equals to 1 to n y of i minus f of xi। इसके हम सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिख देते हैं थीटा इन ऑर्डर टू इंडिकेट कि ये फंक्शन क्या है, ये सारे पैरामीटर्स का ही तो फंक्शन है। सो जस्ट टू इंडिकेट दैट आई एम राइट रिप्रेजेंटिंग दिस एज थीटा। सो ये था मेरा लॉस फंक्शन जो अभी हमने देखा, राइट? सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा आर थीटा है, जो भी मेरा एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो मेरा एरर होगा, राइट? जो भी एक्चुअल आउटपुट है लेट्स से 35, प्रिडिक्टेड आउटपुट आ रही है मेरी लेट्स से 32, तो 35 माइनस 32 क्या है? मेरा एरर है, राइट? सो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा आर थीटा है ये मेरा टोटल प्रिडिक्शन एरर है मॉडल का। टोटल क्यों? क्योंकि हम समेशन देख रहे हैं फॉर ऑल द जितने भी मेरे न्यूरॉन्स होंगे, तो हर एक के लिए हमें प्रिडिक्शन एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आर थीटा क्या है मेरा? बेसिकली टोटल प्रिडिक्शन एरर ऑफ द मॉडल। टोटल प्रिडिक्शन एरर ऑफ द मॉडल। और मेरा गोल क्या है? माय गोल इज टू फाइंड दिस थीटा जो मेरा मिनिमाइज करे आर थीटा को। थीटा की वैल्यू ऐसे फाइंड करो जो मेरे मिनिमाइज कर जाए आर थीटा को, दैट इज माय टोटल प्रिडिक्शन एरर को मिनिमाइज करे, राइट? नाउ लेट्स सी द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में जो मेरा थीटा है वो क्या कंसिस्ट करता है? थीटा कंसिस्ट ऑफ ऑल दी पैरामीटर्स। एंड पैरामीटर्स कौन कौन से? मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक तो मेरे वेट्स और एक है मेरे बाइसेस, राइट? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का? स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप इज दैट वी स्टार्ट विद एन इनिशियल गेस। अभी हमें नहीं पता, हमें थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है ताकि मेरा टोटल प्रिडिक्शन एरर जो है वो मिनिमाइज हो सके। सो हम स्टार्ट करते हैं विद एन इनिशियल गेस। अभी हमें नहीं पता थीटा की क्या वैल्यू होगी। हम क्या करते हैं? हम चूज करते हैं रैंडम वैल्यूज के साथ, क्योंकि अभी हमें पता तो है नहीं, हम रैंडमली हमें एक वैल्यू के साथ स्टार्ट करना है, तो हम कोई भी रैंडमली वैल्यू चूज कर लेते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज चूज विद रैंडम वैल्यूज, राइट? रैंडम वैल्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं फॉर ऑल द पैरामीटर्स इन थीटा। जितने भी पैरामीटर्स हैं थीटा के अंदर, वेट्स एंड बायसेस, उनकी हम एक रैंडम वैल्यू चूज करते हैं, राइट? सपोज मैंने रैंडम वैल्यू चूज कर ली लाइक दिस। तो वेट्स की भी मैंने कोई रैंडम नंबर्स असाइन कर दिए एंड जो मेरे बायसेस हैं उनको भी मैंने एक रैंडम नंबर्स असाइन कर दिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। व्हेन वी डोंट नो वी स्टार्ट विद द रैंडम वैल्यूज। अब एक बार रैंडम वैल्यूज को स्टार्ट करके आपको कोई वैल्यू मिली, अब आपको देखना है कि उस वैल्यू को आपको कितना मिनिमाइज करना है। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपने पैरामीटर्स को चूज करोगे। तो मेरा स्टेप 2 क्या होता है? हम इन पैरामीटर्स को इंप्रूव करते हैं। स्टेप 2 इज इंप्रूव दी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को कैसे इंप्रूव करेंगे? हम फाइंड करते हैं, फाइंड अ स्मॉल चेंज डेल्टा सच दैट जो मेरा थीटा था, पहले हमने क्या लिया था? पहले हमने लिया था थीटा टी। टी की वैल्यू मैंने क्या ले ली थी? यहाँ पे 0 ले ली थी। थीटा मेरा एक टाइप का पैरामीटर है जिसमें ये मेरे वेट और बायसेस दोनों पैरामीटर्स हैं। अब इस थीटा की वैल्यू में मैंने ऐड कर दिया सम डेल्टा विच गिव्स माई न्यू थीटा वैल्यू, विच गिव्स मी लेट्स से थीटा टी प्लस 1, राइट? अब ये हमें डेल्टा जो हमने चेंज ऐड किया, ये इस तरीके से चेंज हमें ऐड करना है सच दैट जब आप आर थीटा टी प्लस 1 देखो वो वैल्यू कम आए एज कंपेयर टू आर थीटा टी। क्या मतलब हुआ उसका? ये वो वैल्यू है जब हमने रैंडम टी की वैल्यू या रैंडम थीटा की वैल्यू के साथ, या रैंडम इन थीटा की वैल्यू कह सकते हैं, या फिर रैंडम इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू से हमने स्टार्ट किया। अब जब हमने रैंडमली स्टार्ट किया, हमने कैलकुलेट किया अपने लॉस फंक्शन की वैल्यू, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए? जो मेरी ये वैल्यू मिली है इससे हमें कम वैल्यू अचीव करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा गोल ही यही है कि हमें प्रिडिक्शन फंक्शन को या लॉस फंक्शन को जो है मिनिमाइज करना है, राइट?
तो नेक्स्ट स्टेप में हमने एक स्मॉल चेंज इंट्रोड्यूस किया इसमें। लेट्स से ओरिजिनली मैंने थीटा की वैल्यू 0.03 ली थी, तो अब मैंने इस 0.03 में एक और चेंज ऐड कर दिया, लेट्स से 0.003 का। तो मेरे न्यू थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0.033, राइट। तो ये जो स्मॉल चेंज है ये हमें इस तरीके से चूज करना है सच दैट जब आप इस थीटा टी में ये स्मॉल चेंज ऐड करो तो जो आपको नई वैल्यू मिले उसकी प्रिडिक्शन फंक्शन, ये लॉस फंक्शन की वैल्यू कम आए फ्रॉम द ओरिजिनल लॉस फंक्शन दैट वी गॉट। तो ये हम इस तरीके से हमें पैरामीटर्स को चूज करना है such that your overall loss function value has been minimized। तो सबसे पहले रैंडम वैल्यूज के साथ चूज करा, देन सेकेंड स्टेप पे उन पैरामीटर्स को हम इंप्रूव करेंगे बाय एडिंग अ स्मॉल चेंज सच दैट दैट चेंज गिव्स यू अ lesser value compared to the original value। And step 3 is we keep on repeating this process until the error stops decreasing। तब तक हम करते जाएंगे continue updating until the error stops decreasing। तब तक करते जाओ जब तक हमें लगे कि एरर में और फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे हमने माउंटेन वाला एग्जांपल लिया, आपने हिल के चढ़ना स्टार्ट किया, जैसे ही डाउन हिल आया आपको एक वैल्यू मिल गया, ठीक है, आपने इस वैल्यू को नोट कर लिया, फिर आपको अपहिल मिला, फिर आपने चढ़ना स्टार्ट किया, फिर आपको डाउनहिल मिला, फिर आपको एक वैल्यू मिल गई, आपने इस पॉइंट को भी नोट कर लिया। अब आपने कंपेयर किया, क्या ये वाला पॉइंट, ये वाली जो वैल्यू की वैल्यू है, क्या इसकी वैल्यू इससे कम है? अगर कम है तो आप और आगे बढ़ते गए, यानी कि आपकी डायरेक्शन सही है, आप और आगे बढ़ते जाओ, हो सकता है हमें और लोएस्ट पॉइंट मिल जाए। हमने फिर से अपहिल गए, हम और नीचे गए, हमें एक और वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू के बाद मेरे को और कोई फर्दर वैल्यू मिलनी बंद हो गई, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, दिस इज माय लोएस्ट वैल्यू, इससे नीचे पॉइंट हमें और कोई नहीं मिलेगा। सो दिस इज हाउ द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम वर्क्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्यों हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं? बिकॉज न्यूरल नेटवर्क्स में हमने देखा था इट कंटेन्स थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। जब हमने मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ा था तो उसी में हमने देखा था कि कितने सारे न्यूरॉन्स हमारे थे, जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा हर एक के लिए हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, उतनी ज्यादा वेट्स होंगे, उतनी ज्यादा बायसेस होंगे। सो अगर हम हर एक वेट को और हर एक जो बायसेस हैं, जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, उनको हम एनालिटिकली सॉल्व करने लग गए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट, क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स हैं, सबके लिए अगर हम एक एक करके एनालिटिकली सॉल्व करने लग गए दैट वुड टेक टू मच अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। सो हम इसीलिए आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स पे जाते हैं, लाइक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, जिनसे हम आइटरेटिवली ये पता कर सके कि क्या हमारी पैरामीटर्स की वैल्यू होनी चाहिए सच दैट जो मेरा प्रेडिक्शन एरर है वो सब और ज्यादा मिनिमाइज हो सके, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम इज बीइंग चूज्ड। Now the next question is, what is back propagation? So अब तक हमने देखा है यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कि क्या पैरामीटर्स की वैल्यू हो सच दैट मेरा प्रेडिक्शन एरर मिनिमाइज हो सके। बैक प्रोपगेशन मेथड में हम स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करते हैं उन वेट्स पे जो हमने न्यूरल नेटवर्क में असाइन किए हैं, राइट। सो बैक प्रोपगेशन मेथड हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हाउ ईच वेट इन द न्यूरल नेटवर्क शुड चेंज टू रिड्यूस द प्रेडिक्शन एरर, राइट। सो लेट्स से ये मेरा एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें मेरे इनपुट फीचर्स हैं, ये इनपुट फीचर्स मेरे कनेक्टेड हैं विद माय हिडन लेयर्स लाइक दिस, एंड ये हिडन लेयर्स मेरी कनेक्टेड है मेरी फाइनल आउटपुट से, राइट। तो अभी हमने लेट्स से इन वेट की टर्म्स स्टार्टिंग में ले ली, लेट्स से 0.2, 0.4, दिस इज लेट्स से 0.6, दिस इज 0.8, लाइक दिस। नाउ एक बार आपने कर ली इन वेट्स को यूज करके, आपने अपनी फाइनल आउटपुट की वैल्यू को निकाल लिया, राइट। नाउ वो आपकी आउटपुट वैल्यू आ गई। अब आपने उस प्रिडिक्टेड वैल्यू को चेक किया कि वो आपके एक्चुअल आउटपुट के कितना क्लोज है, राइट। अगर आपको लगा कि मेरे डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उन डिफरेंस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन अपने वेट्स को एडजस्ट करेंगे ताकि मेरा प्रेडिक्शन एरर जो है वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाए, राइट। तो हम बैक प्रोपगेशन मेथड हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम ये कैलकुलेट कर पाए कि कैसे इन वेट्स जो हमने लिए हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, इनको हमें चेंज करना है, इनको घटाना है, इनको बढ़ाना है, उनको कैसे मॉडिफाई करना है ताकि मेरा प्रेडिक्शन एरर जो है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो पाए, राइट। सो बेसिकली बैक प्रोपगेशन मेथड आपको यही बताता है कि हाउ मच ईच वेट which has contributed to the error and how to adjust it. So it tells you how much
ईच वेट, हर एक वेट ने कितना कंट्रीब्यूट किया टू द एरर, एंड हाउ टू एडजस्ट इट. राइट. सो बेसिकली हमारा गोल क्या है ट्रेनिंग का, अभी हमने डिफाइन किया था ग्रेडियंट डिसेंट में हमारा लॉस फंक्शन, विच वाज दिस, राइट, जब हमने उसे पैरामीटर थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था. ये आर थीटा मेरा रिप्रेजेंट कर रहा था टोटल प्रेडिक्शन एरर ऑफ द मॉडल. अभी हमने देखा टोटल प्रेडिक्शन एरर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क. राइट. नाउ मेरा गोल है इसको मिनिमाइज करना, मिनिमाइज आर थीटा, ये हमने ग्रेडियंट डिसेंट में देखा. नाउ इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें ये देखना है कि जो मेरे वेट्स यूज हुए हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, उनको मेरे को कितना मॉडिफाई करना है ताकि मेरी प्रेडिक्शंस आए एज क्लोज एज पॉसिबल विद माय एक्चुअल डेटा. राइट. सो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें किस पे फोकस करना है, हमारे वेट्स जो यूज हुए हैं न्यूरल नेटवर्क्स में उनको मुझे किस तरीके से चेंज करना है. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो मेरा लॉस फंक्शन है इसका हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे. ग्रेडियंट का क्या मतलब है, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. तो ये मेरा ग्रेडियंट है. राइट. इस ग्रेडियंट का हम क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो बेसिकली ग्रेडियंट क्या है मेरा, ग्रेडियंट इज नथिंग वेक्टर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, वेक्टर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. तो बेसिकली ग्रेडियंट आपको क्या बता रहा है, ये मेरे को ये बता रहा है दैट इन विच डायरेक्शन the loss increases the fastest. राइट. सो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, बैक प्रोपगेशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये समझ में आ गया, मेरे को ये पता करना है कि वेट्स को मुझे किस तरीके से चेंज करना है ताकि मेरी प्रेडिक्शंस आए एज क्लोज एज पॉसिबल विद माय एक्चुअल डेटा. नाउ इसको मिनिमाइज करने के लिए हम आए अपने ग्रेडियंट पे. ये हमने लॉस फंक्शन अभी लास्ट ग्रेडियंट डिसेंट में देखा था, दिस वाज माय लॉस फंक्शन. बैक प्रोपगेशन करने के लिए इन ऑर्डर टू फाइंड द चेंज इन द वेट्स हम क्या करेंगे, हम पहले वेक्टर, हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे ऑफ माय लॉस फंक्शन. लॉस फंक्शन क्या है मेरा, ये आर ऑफ थीटा, इसका हम पार्शियल वेक्टर्स, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्रेडियंट. क्या बताएगा ये मुझे, ये मुझे ये बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में मुझे मूव करना है जहां पे मेरा जो लॉस है वो फास्टेस्ट इंक्रीज कर रहा हो, सबसे ज्यादा हो रहा हो. राइट. बेसिकली जहां पे जिस डायरेक्शन में मेरा जो मिनिमाइजेशन है, जो मेरा एरर है वो सबसे कम होगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे. राइट. तो यही हम पता करना चाह रहे हैं. ग्रेडियंट आपको ये बताएगा दैट इन विच डायरेक्शन माय लॉस, माय एरर इंक्रीज, किस डायरेक्शन में मेरा एरर जो है वो इंक्रीज कर रहा है सबसे ज्यादा. लाइक इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज अगर हम एक माउंटेन स्लोप पे खड़े हैं. राइट. अब माउंटेन स्लोप पे खड़े हैं, ग्रेडियंट मुझे ये बता देगा दैट विच डायरेक्शन इज स्टीपेस्ट अपहिल, कौन सी डायरेक्शन जो है स्टीपेस्ट अपहिल. बट क्योंकि मुझे एरर को मिनिमाइज करना है तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच इज माय डाउनहिल. राइट. सो बेसिकली यही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू डू दिस हम क्या फाइंड करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ऑफ दिस लॉस फंक्शन, जो आपको ये बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में आपका जो एरर है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है उससे हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है. अब देखते हैं कि कैसे हमारा अपडेट रूल होता है. जो हम वेट्स को अपडेट करने की बात कर रहे हैं, इसको हम कैसे अपडेट करेंगे. तो वेट्स को अपडेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज, आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला. अब इसका मतलब समझते हैं क्या है. इन टर्म्स का क्या मतलब है, ये जो मेरा थीटा एम है ये डिनोट कर रहा है मेरा करंट पैरामीटर की वैल्यू, जो भी मेरे करंट पैरामीटर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है. जो थीटा एम प्लस 1 है ये इंडिकेट कर रहा है मेरे अपडेटेड पैरामीटर की वैल्यू. सपोज मेरा वेट पहले था 0.2, अब मैंने उसको अपडेट कर दिया टू 0.1, डिपेंडिंग कि मेरा लॉस किस डायरेक्शन में जा रहा है या कहाँ पे मुझे मिनिमाइजेशन एरर सबसे कम मिलने के चांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने वेट को अपडेट कर दिया. सो अपडेटेड पैरामीटर
value. So this is my updated parameter value. Updated parameter value is equivalent to my current parameter value. This was my current parameter value minus. What is this P? This P is my learning rate. लर्निंग रेट या फिर हम स्टेप साइज कह सकते हैं. जैसे जब हम फॉर लूप्स की बात करते हैं तो फॉर लूप्स में हम स्टेप साइज लेते हैं ना कि कितने से मुझे इंक्रीमेंट करना है. तो वही कितने से मुझे इंक्रीमेंट करना है या मुझे डिक्रीमेंट करना है वो मेरा लर्निंग रेट है. अगर मेरा वेट करेंटली 0.2 है, मुझे इसको मिनिमाइज करके लाना है 0.2 0.1 पे, तो मेरा लर्निंग रेट क्या होना चाहिए, कितने से मैं इसको माइनस करूं 0.1 से. तो ये स्टेप साइज है जो मेरे को बताता है कि कितने से मुझे अपने करंट वेट को अपडेट करना है. राइट. सो दैट इज माय लर्निंग रेट. एंड दिस वैल्यू, ये तो क्या है, तो अभी हमने देखी है. दिस इज माय ग्रेडियंट ऑफ द लॉस. ये अभी कैलकुलेट करी ना यहाँ पे, दिस वन. ये क्या है, दिस इज माय ग्रेडियंट ऑफ द लॉस. जो भी मेरा लॉस फंक्शन था आर ऑफ थीटा, उसका हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया. ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है. सो दिस आर थीटा, this is my gradient of the loss. इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये मेरा न्यू वेट है. न्यू वेट इज इक्विवेलेंट टू माय ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू द ग्रेडियंट. सो न्यू वेट विल बी इक्विवेलेंट टू जो भी मेरा ओल्ड वेट है. ये अंडरस्कोर है, दिस इज नॉट अ माइनस साइन, दिस इज एन अंडरस्कोर साइन. तो ओल्ड वेट माइनस जो भी मेरा लर्निंग रेट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रेडियंट से, विच इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन. सो इस तरीके से हम वेट को अपडेट करते हैं. लाइक इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज अगर हम चाय बना रहे हैं, राइट. तो अब चाय बनाने में अगर मुझे उसकी रेसिपी को एडजस्ट करना है, तो पहला अटेम्प्ट क्या है, सपोज बहुत चाय में बहुत ज्यादा मीठा है, राइट. इट कंटेन्स टू मच शुगर, इट इज टू स्वीट. तो हम क्या करेंगे, हम शुगर को सबसे पहले स्लाइटली रिड्यूस करेंगे. देन उसके बाद भी अगर आई फील इट टू स्वीट तो हम उसको और उसकी शुगर को और रिड्यूस करेंगे. सो दिस इज हाउ द पैरामीटर्स आर बीइंग एडजस्टेड. आपने पहले वेट की एक वैल्यू दी, आपको लग रहा है एरर इससे और ज्यादा मिनिमाइज हो सकता है, देन अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने उसके एरर वेट को वैल्यू को और नेक्स्ट अपडेट किया. Right. So this is how the weights of the parameters are being updated in the neural network in order to get the minimum, in order to make the error as minimum as possible. Now the next thing is, what is the role of the learning rate? Learning rate का क्या मतलब, learning rate का क्या role है? Learning rate, this P, this controls how big the update step size is. जितने से हम अपडेट कर रहे हैं उसका साइज क्या है. अगर learning rate की वैल्यू मेरी बहुत कम है, that means the learning is small but it is still stable, it is under control. बट अगर लर्निंग रेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, फास्टर लर्निंग, बट इट में ओवरशूट दी वैल्यू. वहां पे स्टेबलाइजेशन है, बिकॉज धीरे धीरे करके हम बढ़ा रहे हैं. हम एकदम से करके लर्निंग रेट की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ले लेंगे, देन इट में ऑल्सो लीड टू रिवर्स, की हो सकता है एरर रिड्यूस होने के बजाय और ज्यादा इंक्रीज हो जाए. सो अकॉर्डिंगली वी अपडेट द वैल्यू ऑफ द लर्निंग रेट. नाउ कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम जहां पे हमने ये ग्रेडियंट देखा था, विच इज माई वेक्टर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स. अब सबसे पहले वापस आते हैं इस लॉस फंक्शन पे. लॉस फंक्शन क्या है मेरा, लॉस फंक्शन विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस. नाउ जो मेरा टोटल लॉस है, अगर मैं टोटल लॉस को रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, summation of the losses for all the observations will give me the total loss, right. Summation of the losses for all the observations, this will be my total loss, right. But now let's say अगर मुझे लॉस को एनालाइज करना है फॉर जस्ट वन ऑब्जर्वेशन, अगर मुझे एरर निकालना है फॉर जस्ट वन डेटा पॉइंट, जो मेरा पहली वैल्यूज है न्यूरल नेटवर्क की, उसके लिए मुझे सिर्फ लॉस फंक्शन की वैल्यू को कंप्यूट करना है. तो कैसे करेंगे हमने क्या देखा था, दिस आर ऑफ आई थीटा इज नथिंग बट, अभी जब हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे थे तो देखा था ना, दिस इज दिस वैल्यू हाफ ऑफ y समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n yi माइनस एफ थीटा एक्स आई. और एफ थीटा एक्स आई क्या है, जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द न्यूरल नेटवर्क. क्या है प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, वो भी हमने लिखी थी.
ओके, प्रिडिक्टेड वैल्यू नहीं लिखी, अभी लिख लेते हैं, हमने कैलकुलेट तो करी है व्हेन वी सॉ अबाउट दी सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क एंड मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। तो अगर मुझे एरर निकालना है फॉर वन डेटा पॉइंट तो वो कैसे निकलेगा? दिस इज हाफ वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई थीटा, यही लिखा था हमने। अब इस एफ थीटा एक्स आई की जगह क्या है ना, राइट दिस विच इज माई फाइनल आउटपुट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क विच वॉज बीटा नॉट प्लस summation of k equals to 1 to k. Right now here I am taking कि मेरा सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है, राइट? बीटा के और ए के, और ए के की वैल्यू क्या होती थी? ए के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ, दिस वॉज द एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ डब्ल्यू के नॉट, दिस वॉज माई वेट बायस, j equals to 1 to p डब्ल्यू के जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर xij. So this was my f theta xi. इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम पूरी वैल्यू लिखते हैं। तो आर आई थीटा लॉस फंक्शन बिकम्स दिस वाई आई माइनस, in place of this f theta xi I am writing this value. So this becomes minus beta naught minus summation of k equals to 1 to k beta k. In place of ak I am writing that the value of the activation function और इस पूरे का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये है मेरा लॉस फंक्शन की वैल्यू फॉर वन डेटा पॉइंट। उसी तरह सारे डेटा पॉइंट्स के साथ कंबाइन कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा मेरा टोटल लॉस, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं ऑन वन डेटा पॉइंट ओनली। तो ये जो मेरा वाई आई है, दिस इज माई एक्चुअल आउटपुट, और ये जो मेरी वैल्यू है, लेट मी कलर इट विद अ डिफरेंट वैल्यू इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट, this entire value this is my f theta xi which is my predicted output. This is my predicted output. अब इस इक्वेशन को लेट से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो डब्ल्यू के नॉट है, दैट मीन्स जो मेरा ये वेटेड सम है ऑफ द इनपुट फीचर्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाय सम न्यू वेरिएबल। लेट्स से आई एम सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन and using this zik in order to represent this weighted sum of the input features. wkj xij. So basically ये zi के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस इज माई वेटेड सम ऑफ इनपुट्स विच आर एंटरिंग द हिडन न्यूरॉन के। तो अब अगर हम दोबारा से इसको रीआइट्रेट करें अपनी इक्वेशन को, दिस बिकम्स हाफ बीटा नॉट माइनस समेशन k इक्वल्स टू 1 टू k। क्यों k था? क्योंकि मेरे k न्यूरॉन्स are in the hidden layer. Then beta k. Now instead of this g as it is आ गया, ये आ गया g of zi k, right? सिर्फ हमने इसको रिप्लेस करा है with this value. This value, this one, this has been replaced with zi k, right? अब हम क्या करते हैं? हम डेरिवेटिव लेते हैं। अभी हमने यही देखा था ना, ये जो लॉस फंक्शन है मेरा, इसका डेरिवेटिव देखते हैं, वो मेरा ग्रेडियंट होता है, राइट? यही देखा था हमने। तो हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दीज आउटपुट वेट्स। पहले दो डेरिवेशंस हम करेंगे इसमें। पहले डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी आउटपुट वेट्स। आउटपुट वेट्स कौन से हैं मेरे? जो मेरे बीटा के हैं, ये मेरे आउटपुट वेट्स हैं, और जो डब्ल्यू के वाले हैं वो कौन से हैं? वो मेरे इनपुट वेट्स हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी आउटपुट वेट्स। डेरिवेटिव with respect to output weights। तो मेरा लॉस फंक्शन क्या है? ये है हाफ ऑफ वाई आई माइनस बीटा नॉट
माइनस समेशन के इक्वल्स टू 1 to k। यही जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है इसी को मैं दोबारा लिख रही हूँ, बीटा के जे जेड आई के होल स्क्वायर, बीटा के जी जेड आई के एंड होल स्क्वायर, राइट, जिसमें दिस वैल्यू, दिस मच वैल्यू इज माय एफ थीटा एक्स आई, ये हम पीछे देख चुके हैं। अब मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इसका, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वेट्स। आउटपुट वेट्स कौन से हैं? मेरे बीटा केस वाले। ये दो टाइप की, अगर ये मेरी हिडन लेयर है, ये मेरे इनपुट फीचर्स हैं, ये मेरी हिडन लेयर है, ये मेरी आउटपुट लेयर है। तो इनके बीच में जो वेट्स हैं, इनपुट से हिडन के बीच में ये मेरे डब्ल्यू केस हैं, और हिडन से आउटपुट के बीच में ये मेरे बीटा केस हैं। तो हम पहले आउटपुट वेट्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज दिस बीटा केस। तो partial derivative of the loss function with respect to the output weights which is beta k, right? डेरिवेटिव निकालते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैन आई राइट इट लाइक दिस? सबसे पहले एफ थीटा एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा एक्स आई अपॉन डेरिवेटिव बीटा के, राइट? क्यों हमने इसको करा? क्योंकि ये जो मेरा आर थीटा एक्स आई है, डायरेक्टली मैं इसको बीटा के रिस्पेक्ट में नहीं डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकती, राइट? तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डायरेक्ट डिनोमिनेटर में बीटा के रिस्पेक्ट में लिख दिया। राइट हैंड साइड पे हमने इसको ब्रेक कर लिया। सबसे पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव इस लॉस फंक्शन का कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू दिस एफ थीटा, एंड देन एफ थीटा का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू बीटा के। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि ये जो बीटा के वाली टर्म्स है ये किसमें कंटेन्ड है? ये कंटेन्ड है आपकी इस एफ थीटा वाली इक्वेशन में, राइट? इसी में तो कंटेन्ड है, इस वाली इतने पार्ट में तो एफ बीटा के आपका कहीं है ही नहीं, राइट? सो इसीलिए हमने इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख लिया, विच इज वैलिड। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपका लेफ्ट और राइट एक ही हो जाएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर आई थीटा, दिस इज माई एंटायर फंक्शन, इसको हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू दिस एफ थीटा एक्स आई। करते हैं कैलकुलेट। मेरा आर आई थीटा क्या है? आर आई थीटा है दिस इज माई आर थीटा। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एफ आई थीटा, तो क्या डेरिवेटिव होगा? हाफ इंटू टू, ये टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी, वाई आई माइनस फिर इसको ऐसे समझते हैं। सपोज अगर मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एफ थीटा एक्स आई, इस इक्वेशन को कैन आई राइट इट लाइक दिस, हाफ वाई आई माइनस इस पूरे की जगह कैन आई राइट दिस एफ थीटा एक्स आई, इसी से तो हमने स्टार्ट किया था। कैन आई राइट इट लाइक दिस, राइट? अब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एफ थीटा एक्स आई। सो दिस इज माई लॉस फंक्शन, इसका मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एफ थीटा एक्स आई। तो क्या होगा? हाफ इंटू टू वाई आई माइनस एफ थीटा एक्स आई, ये तो एज इट इज आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस। तो टू टू कैंसिल हो गया, क्या आया ये? माइनस वाई आई माइनस एफ थीटा एक्स आई। सो दिस इज माई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन। तो हमने कैलकुलेट कर लिया ये फर्स्ट वाला पार्ट, इतना पार्ट कैलकुलेट कर लिया। क्या वैल्यू आई इसकी? लिख लेते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ आर आई अपॉन दी विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट डेरिवेटिव, फर्स्ट वैल्यू, इतने फंक्शन को हमने पहले सॉल्व किया है, इतने को, इसकी क्या वैल्यू आई है? इसकी वैल्यू आई है माइनस वाई आई माइनस एफ थीटा एक्स आई।
माइनस वाई आई माइनस एफ थीटा एक्स आई, राइट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, इतने पार्ट पे। एफ थीटा एक्स आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी आउटपुट वेट। एफ थीटा एक्स आई लिख लेते हैं दोबारा से। एफ थीटा एक्स आई क्या है? एफ थीटा एक्स आई की वैल्यू है बीटा नॉट प्लस समेशन के इक्वल्स टू 1 to k बीटा के जे ऑफ जेड आई के। यही है मेरी एफ थीटा एक्स आई की वैल्यू। इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वेट बीटा के, तो क्या होगा? ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसमें बीटा के कहीं है ही नहीं, दिस बिकम जीरो। और ये क्या हो जाएगा? आपके पास सिर्फ बीटा के, आप इसका डेरिवेटिव करोगे, आपके पास सिर्फ आउटपुट वाली टर्म रह जाएगी, राइट। बिकॉज हम प्रोडक्ट रूल इसमें लगाएंगे, पहले इसको लिखेंगे, इसको कांस्टेंट, उसको लिखेंगे, उसको कांस्टेंट, तो आपके पास क्या बचेगा? और अगर मैं इतने हिस्से का डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू बीटा के, तो मेरे पास क्या बचेगा? ये तो 1 ही हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो आपके पास यही बचेगा खाली, जे जी जेड आई के, राइट। सो बेसिकली एक तरीके का ये कांस्टेंट है। अगर इसको मैं 2 लिख लूं और ये 2 बीटा के, तो इसके पास अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो तो क्या बचेगा आपके पास? 2 ही तो बचेगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डेरिवेटिव। तो सेकेंड पार्ट की क्या वैल्यू आई? जी ऑफ जेड आई के। तो अब इसको लिख लेते हैं, जी ऑफ जेड आई के। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई partial derivative or my gradient when I calculated the gradient with respect to my output weight, right? So ये basically मेरे को ये बता रहा है कि this derivative आपको क्या बता रहा है? आपको ये शो कर रहा है that how my loss function changes when my beta k changes। कैसे मेरा loss function change होगा अगर मेरा beta k change हो रहा है, right? So ये हम इससे पता कर रहे हैं। So this derivative tells you how the loss changes when beta k changes, right? Now coming back to my prediction error, मेरा prediction error क्या था? मेरा prediction error था ये, this was my prediction error. So can I say अगर मेरा जो prediction error है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, prediction error की वैल्यू, prediction error की जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो क्या इसका मतलब है कि जो मेरा वेट अपडेट्स है विल बी लार्जर। अगर प्रिडिक्शन एरर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आप जो वेट को अपडेट करोगे उनमें भी काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा, तो वेट अपडेट्स विल बी लार्जर। बट अगर प्रिडिक्शन एरर की वैल्यू छोटी है देन माय वेट अपडेट्स विल बी स्मॉलर, राइट। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक लेट्स से अगर टीचर प्रिडिक्ट करती है किसी स्टूडेंट के मार्क्स को, तो जब हमने मार्क्स को प्रिडिक्ट किया देन एक्चुअल मार्क्स लेट्स से थे 80, जो प्रिडिक्टेड मार्क्स आए वो आए 50। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? दोनों के बीच में क्या है? जो एरर है वो लार्ज है, द एरर इज ऑफ 30। तो मुझे वेट को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट दिस एरर इज मिनिमाइज। तो यही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपका प्रिडिक्शन एरर बहुत ज़्यादा बड़ा है दैट मीन्स वेट अपडेट्स विल बी लार्जर, और प्रिडिक्शन एरर आपका छोटा है देन वेट अपडेट्स विल बी स्मॉलर। अब मैंने कहा था हमें दो टाइप के डेरिवेटिव्स को निकालने हैं। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट वेट, जो मेरा पहला पैरामीटर होता है। दूसरा पैरामीटर क्या होता है मेरा? जो इनपुट वेट्स होते हैं WK0, WK1, WK2, राइट। तो अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू माई इनपुट वेट्स या हिडन वेट्स कह लेते हैं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हिडन वेट्स। तो लॉस फंक्शन क्या है मेरा? ये लॉस फंक्शन अब मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू माय हिडन वेट्स। हिडन वेट्स आर माय दिस। अब फिर से मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन को। पहले जाते हैं हमारे लॉस फंक्शन पे। ये है मेरा लॉस फंक्शन।
एक्चुअल इक्वेशन पे जाते हैं। सपोज जब हमने जेड आई के से रिप्लेस नहीं किया था, या दिस वाज माय एक्चुअल इक्वेशन। अब अगर मुझे इस लॉस फंक्शन को का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू माय आउटपुट वेट्स या हिडन वेट्स, आउटपुट वेट्स का तो निकाल चुके हैं, हिडन वेट्स कहाँ पे अपीयर हो रहे हैं मेरे, हिडन वेट्स मेरे अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे जाके, राइट। तो सबसे पहले मुझे इसको डेरिवेटिव इसका निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस माय एफ थीटा, ये मेरा पूरा एफ थीटा है, राइट। एफ थीटा का देन हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्टिवेशन फंक्शन, इसके अंदर जाके है। एक्टिवेशन फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे फिर विद रिस्पेक्ट टू माय इनपुट वेट्स। सो कैन आई राइट दिस रीफ्रेज, जैसे हमने जब हमें विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वेट्स निकालना था तो अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई करा था लाइक दिस, राइट। सिमिलरली मुझे हिडन वेट्स के लिए निकालना है तो हम अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपनी लॉस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू एफ थीटा। एफ थीटा का डेरिवेटिव किस में निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू दी जेड आई के। एंड देन जेड आई के का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू माय दी हिडन वेट्स, राइट। तो बेसिकली अगर हम एक्चुअल इक्वेशन देखें, ये लॉस फंक्शन है, आर थीटा का डेरिवेटिव सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालना, एफ थीटा के रिस्पेक्ट में, यहां तक मिल गया। एफ थीटा का देन किसके रिस्पेक्ट में निकालना, इस जी ऑफ जेड आई के रिस्पेक्ट में, जी ऑफ जेड आई के रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव निकालना, जेड आई के का, जो हमने इस टर्म को रिप्लेस किया था, और इस जेड आई के अंदर जाके हैं हमारे ये आउट इनपुट वेट्स, राइट। तो इसीलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है लाइक दिस। अब एक एक करके सारे फैक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं। ये तो अभी हमने लास्ट आउटपुट वेट्स के टाइम पे कैलकुलेट ही किया है, क्या वैल्यू आई थी इसकी, ये फैक्टर तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, राइट। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आई थी वाई आई माइनस एफ थीटा एक्स आई माइनस ऑफ, तो लिख देते हैं इसको, इतने पार्ट की वैल्यू क्या है, इतने पार्ट की वैल्यू आई है partial derivative of loss function with respect to f theta I, this came out to be this, right। नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाला f theta xi का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस g ऑफ zi के, इसको निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f theta xi विद रिस्पेक्ट टू द जेड आई के। एफ थीटा एक्स आई लिख लेते हैं, एफ थीटा एक्स आई क्या है, एफ थीटा एक्स आई है बीटा नॉट प्लस समेशन के इक्वल्स टू 1 टू के बीटा के जे ऑफ जेड आई के, राइट। यही है, इसका डेरिवेटिव मैं निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू जेड आई के, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा, राइट। और यहां से आपके पास क्या बचेगा, जेड आई के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बचेगा दी बीटा के, राइट। ये वैल्यू तो 1 ही होगी, तो यहाँ पे मेरे पास बचा बीटा के। तो सेकंड वैल्यू क्या आई मेरे पास, इसकी वैल्यू आई, इस फैक्टर की वैल्यू क्या आई, बीटा के, लिख लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास बीटा के। देन थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड है एक्टिवेशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस जेड आई के, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस with respect to the ZIK, राइट। ZIK की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ZIK की वैल्यू है मेरे पास एनीवेज दिस विल बी यूज्ड इन दी नेक्स्ट वन। अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं हमें कैसे निकालना है, एक्टिवेशन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस। लेट्स से इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, सपोज मेरे एक्टिवेशन फंक्शन की, यही मतलब है इसका, सपोज मेरा एक्टिवेशन फंक्शन होता है ये जेड स्क्वायर, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं जी ऑफ जेड, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या होगा, 2 ऑफ जेड, राइट। सो कैन आई राइट, अगर मैं लिखूं डेरिवेटिव ऑफ
z स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू z, यही कर रहे हैं हम। ये क्या वैल्यू आएगी 2 ऑफ z, और कैन आई राइट इट एज दिस ऑल्सो, राइट। इस 2 ऑफ z को आई कैन रिप्लेस विद दिस टर्म। तो वही हमने किया है, यही हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है एक्टिवेशन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दी एक्टिवेशन फंक्शन, तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू g ऑफ z, g डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ derivative of partial derivative of the activation function with respect to activation function will be equal to this only। तो सेम चीज यहां पे है, तो ये क्या हो जाएगा this, राइट। दोबारा देखते हैं इसको। सपोज कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन है g ऑफ z विच इज इक्विवेलेंट टू z स्क्वायर, आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, क्या निकलेगा 2 ऑफ z, राइट। तो कैन आई राइट इट एज एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2 ऑफ z, and this 2 of z is equivalent to this g of z, g of g prime z, ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो इसका वैल्यू क्या आ गई g प्राइम z i k, तो इसकी वैल्यू भी आ गई मेरे पास अब, राइट। लास्ट क्या बचा मेरा z i k का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वेट्स। अब जाते हैं इस पे, z i k की वैल्यू क्या है, z i k की वैल्यू है w k नॉट प्लस समेशन j इक्वल टू 1 टू p w k j x i j। इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी वेट्स, तो क्या होगा, ये वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास x i j बचेगा, राइट। ये तो 1 ही हो गया, यहाँ पे क्या बचा x i j बचा। नाउ इन सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू को जो भी हमने निकाली है, इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या आया मेरे पास, जब हमने डेरिवेटिव निकाला या ग्रेडियंट निकाला विद रिस्पेक्ट टू दी हिडन वेट्स, तो सबसे पहले फैक्टर क्या था, इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है माइनस वाई आई माइनस एफ थीटा एक्स आई, माइनस वाई आई माइनस एफ थीटा एक्स आई, देन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फैक्टर क्या है एफ थीटा एक्स आई का विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन फंक्शन, क्या वैल्यू आई है उसकी, बीटा के आई है, दिस इज बीटा के। देन नेक्स्ट वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन, विद रिस्पेक्ट टू द वेटेड सम ऑफ इनपुट्स, क्या वैल्यू आई है उसकी, दिस वन, इसको लिख लेते हैं। एंड फाइनली एक्स आई जे, राइट। सो कैन आई से जो भी मेरा वेट अपडेट है, अगर आप अपने वेट को अपडेट करते हो, हम वेट को अपडेट कर रहे हैं, तो वेट अपडेट मेरा किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वेट अपडेट मेरा डिपेंड कर रहा है इस पे, ये क्या है मेरा प्रिडिक्शन एरर, इस पे ये क्या है मेरा कनेक्टिंग वेट, कनेक्टिंग वेट बिटवीन हिडन न्यूरॉन्स एंड आउटपुट, ये क्या है, ये है मेरा एक्टिवेशन फंक्शन स्लोप, एंड ये क्या है मेरे, ये है मेरे इनपुट वैल्यूज। तो कोई भी वेट अपडेट मेरी इन 4 चीजों पे डिपेंड कर रही है, प्रिडिक्शन एरर पे, कनेक्टिंग वेट पे, एक्टिवेशन फंक्शन स्लोप पे एंड दी इनपुट वैल्यू। सो क्यों हम इस मेथड को बैक प्रोपगेशन कह रहे हैं, बैक प्रोपगेशन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज द एरर फ्लोज बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क। सबसे पहले आप प्रिडिक्शन एरर कैलकुलेट करते हो, देन बेस्ड ऑन योर प्रिडिक्शन एरर आप पार्ट ऑफ द एरर propagate करते हो पीछे in order to modify your output layer weights, and then you propagate part of the error again backward to change your or update your hidden layer weights, right? So that is why this method is called back propagation। like इसको ऐसे समझ सकते हैं, let's say suppose किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया एंड प्रोडक्ट जो है वो फेल हो गया, प्रोडक्ट फेल्स, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा कि मिस्टेक कहाँ पे थी, राइट। तो ये देखेगा कि कौन से डिपार्टमेंट की वजह से ये एरर आया है, कौन से डिपार्टमेंट की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से प्रोडक्ट हमारा फेल हुआ है।
तो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैकवर्ड फ्लो करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले देखेगा सेल्स पे, क्या सेल्स वालों की वजह से हुआ है, नहीं। देन वो जाएगा प्रोडक्शन पे, क्या प्रोडक्शन की वजह से हुआ है, नहीं। अगर प्रोडक्शन की वजह से हुआ है या फिर और पीछे जाएगा, जो रॉ मटेरियल है उन पे जाएगा, राइट। तो वो ये देखने की कोशिश करेगा कि कौन से पार्ट पे जाके आपका एरर एक्चुअली में हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रू कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट। सो सिमिलरली लाइक दिस, एरर जो होता है वो बैकवर्ड फ्लो करता है इन आर न्यूरल नेटवर्क, राइट। अब एक चीज जो हमें इसमें नोट करनी है कि हमने यहाँ पे दो तरीके के ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करे। एक ग्रेडियंट कैलकुलेट करा विद रिस्पेक्ट टू हिडन वेट्स, जिसका रिजल्ट था हमारा ये, राइट। और एक हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू माय आउटपुट लेयर वेट्स, जिसका मेरा रिजल्ट था दिस, राइट। नाउ वन थिंग हम इसमें देख सकते हैं, दोनों डेरिवेटिव इक्वेशन में ये जो मेरा फैक्टर है ये कॉमन है। दैट इज जो मेरा ये प्रिडिक्शन एरर है, एक्चुअल आउटपुट माइनस दी प्रिडिक्टेड आउटपुट, ये फैक्टर दोनों में आ रहा है, राइट। जब आप अपने आउटपुट वेट के टर्म्स में ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हो और जब आप हिडन लेयर के टर्म्स में ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों की में आपका ये वाला जो फैक्टर है दिस इज कॉमन। सो बेसिकली ये क्या है मेरा, दिस इज माय रेसिडुअल एरर। सो बैक प्रोपगेशन क्या करता है, बैक प्रोपगेशन इस एरर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अक्रॉस ऑल दी पैरामीटर्स, जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं सब में इस रेसिडुअल एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है in order to minimize the overall prediction error of the model. So this is how the back propagation method works. So this was all about the back propagation method. In the next video, we'll learn about the regularization and the dropout learning method in fitting a neural network. So this was all about this video. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. You can also follow me on Instagram at Learn with Nikita Jain page and Nikita Jain Insights page, where daily CS related questions are uploaded for practice. Thank you.